हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे जनजातीय विद्रोह की कि किस प्रकार भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसके विरुद्ध विभिन्न जो आंदोलन हुए उनमें जनजातियां भी पीछे नहीं थी। जनजातियों ने भी इस अपना जो विरोध था वो दर्ज करवाया। अब हम बात करेंगे जनजातियां कौन सी होती हैं। जो कुटुंब कबीलों में रहते हैं और ये अधिकांशतः जंगलों में निवास करती हैं। ठीक है, इनके अपने सामाजिक कस्टम होते हैं, इनके अपने रीति रिवाज होते हैं और ये साधारणतः जो जो अपना जो समाज होता है उससे हटके इनके अलग रहने की इनकी आदत होती है और इनका अपने जीवन के अलग नियम कायदे होते हैं। इनको हम जनजातियां कहते हैं। तो 1757 के पश्चात और 1857 के पहले इसमें भी प्रारंभ के 100 वर्षों में विदेशी राज्यों के विरुद्ध अनेक आंदोलन और विद्रोह हुए। अपनी स्वतंत्रता के खो जाने पर प्रशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का आना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना, इन सबसे भारत के भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया हुई और इससे बहुत सी क्या हुई, अव्यवस्था फैली। इसी कड़ी में एक था बंगाल तथा पूर्वी भारत में विद्रोह, जिसकी चर्चा हम निम्न बिंदुओं में करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो पूर्वी भारत है वहाँ भी अनेक जनजातियाँ रहती हैं और जो पश्चिमी भारत के जो तटीय प्रदेश है वहाँ भी अनेक जनजातियाँ रहती हैं। ये जनजातियाँ उस समय भी जो अंग्रेजी शासन के द्वारा जो बार बार समाज में जो हस्तक्षेप किए जा रहे थे उनके विरुद्ध इन जनजातियाँ खड़ी हुई और उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। पहला हम बात करेंगे बंगाल तथा पूर्वी भारत के विद्रोह। हम इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो विद्रोह है वो है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा तीर्थ स्थानों पर जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत क्षुब्ध थे। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए सन्यासियों ने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण किए। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े तथा वारेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाया। अर्थात जो सन्यासी विद्रोह था वो बहुत अधिक उग्र होके फैला। दूसरा था चुआर तथा होका विद्रोह। 1768 में अकाल तथा बढ़े हुए भूमिकर तथा अन्य आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने हथियार उठा लिए। इसी प्रकार छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों को भी अपने हिसाब चुकाने थे। उन्होंने 1820-22 तक तथा पुनः 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। ये प्रदेश भी 1837 तक उपद्रवग्रस्त रहा। अगला जो आपका आता है वो है कोल विद्रोह। छोटा नागपुर के कोल जाति के लोगों ने विद्रोह किया। इन्होंने तब विद्रोह किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुस्लिम कृषकों को तथा सिखों को दे दी गई। 1831 में कोलों ने 1000 विदेशी अथवा बाहर के लोगों को या तो जला दिया या उनकी हत्या कर दी। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम के पश्चिम क्षेत्र में फैल गया। यह एक बड़े सैन्य अभियान के पश्चात ही समाप्त हो सका। एक महत्वपूर्ण विद्रोह जो इतिहास में दर्ज है वो है संथाल विद्रोह। सिंधु तथा कान्हू के नेतृत्व में संथाल लोगों ने विद्रोह किया। इसका प्रमुख कारण भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध उनका रोष था। विस्तृत सैन्य कार्रवाई के पश्चात ही 1856 में स्थिति नियंत्रण में आई। सरकार ने इन लोगों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की। एक था अहोम विद्रोह। असम के अहोम
अभिजात वर्ग के लोग थे। उन्होंने कंपनी पर बर्मा युद्ध के पश्चात लौटने का वचन पूरा न करने का दोष लगाया। इसके अलावा जब अंग्रेजों ने होम प्रदेश को भी अपने प्रदेश में सम्मिलित करने का प्रयास किया तो विद्रोह फूट पड़ा। 1828 में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया तथा रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, लेकिन उनका ये अभियान असफल हो गया। 1830 में दूसरे विद्रोह की योजना बनी। कंपनी ने इस बात पर भी शांति नीति अपनाई और उत्तरी आसाम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए तथा कुछ अन्य क्षेत्र भी इन्हें दे दिए गए। अगला जो आपका आता है वो है खासी विद्रोह। राजा तीरथ सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। गारो, खामपट्टी तथा सिंगपो लोगों की सहायता से विदेशी लोगों को निकालने का प्रयत्न किया और शीघ्र ही उसने आंदोलन का रूप ले लिया। इसके प्रमुख कारण ये था कि कंपनी ने पूर्व दिशा में जयंतिया तथा पश्चिम में गारो पहाड़ियों के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग की योजना बनाई। इसी का विरोध राजा तीरथ सिंह ने किया। 1833 में सैन्य बल से ही अंग्रेज इस विरोध को दबा सके। अगला जो महत्वपूर्ण विद्रोह जनजातियों का था वो था पागलपंथी तथा फरेजियों का विद्रोह। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ियों तक उपद्रव किए तथा ये क्षेत्र 1840 से 1850 तक उपद्रवग्रस्त बना रहा। फरेजी बंगाल के फरीदपुर के वासी हाजी सईरुतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। ये संप्रदाय भी जमींदारों द्वारा अपने मुजारों पर अत्याचार के विरोध में था। फरेजी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलते रहे तथा अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। तो ये सब जो थे आपके आंदोलन वो पूर्वी भारत और बंगाल से सीमित थे। अब हम चर्चा करेंगे पश्चिमी भारत में विद्रोह की। इनमें सर्वप्रथम आता है भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश जिले में रहती थी। 1812 से 1819 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार से भय ही इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। अंग्रेजी सेना की अनेक टुकड़ियां इसको दबाने में लगी थी, परंतु भीलों की उत्तेजना और बढ़ गई। 1825 में से सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह हुआ। 1831 से 46 में पुनः विद्रोह उठ खड़े हुए। इससे ये सिद्ध होता है कि ये भील आंदोलन भी लोकप्रिय था। अगला जो आपका आता है वो है कोल विद्रोह। भील के पड़ोसी कोल भी अंग्रेजों से अप्रसन्न थे, विशेषकर इसलिए कि अंग्रेजों ने उनके दुर्ग तोड़ दिए और अंग्रेजी शासन में उन लोगों ने बेरोजगारी भी बढ़ गई थी। अंत में 1829 से 39 तथा 1844 से 48 तक उन्होंने विद्रोह किए। ये सब अंग्रेज सरकार द्वारा दबा दिए गए। फिर एक महत्वपूर्ण आता है वो है रमोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जाति रमोसी थी। वह अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत प्रसन्न नहीं थे। सरदार चतर सिंह ने
1822 में विद्रोह किया तथा सतारा के आसपास का प्रदेश लूट लिया। 1825-26 में पुनः उपद्रव हुए। इस प्रदेश में 1829 तक अशांति रही। अर्थात हम देखते हैं कि ये जो अपना जो आधुनिक भारत का काल था, जब ब्रिटिश शासन ने अपना भारतीय व्यवस्था पे, प्रशासन में, राजनीति में या फिर अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप चालू किया, तो न केवल भारतीय किसान, भारतीय सैनिक, अपितु जो भारत की जनजातियां थी वो भी उठ खड़ी हुई। उन्होंने भी इनके खिलाफ जगह जगह स्थानीय विद्रोह किए। चूँकि ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित थे, कुछ व्यक्तियों तक सीमित थे, इसलिए अंग्रेजों को इनके द्वारा इनको दबाना आसान था, लेकिन इनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि भारत में इनकी नीतियों के विरुद्ध विद्रोह हर वर्ग में विद्यमान था और हर वर्ग ने इसको क्या किया, अपने अपने क्षेत्र में इसका विरोध किया। लेकिन चूंकि उसका योग्य नेतृत्वकर्ता मतलब एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गया था, इसलिए इनको अंग्रेजों के द्वारा इनको दबाना आसान था। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब बाद में चल के जब भारतीय सारे समुदाय संगठित हो गए और सभी वर्गों ने, चाहे किसान हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, पूंजीपति हो, जब सबने मिलकर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो अंग्रेजों को यहाँ रहना मुश्किल हो गया। तो हम देखते हैं कि जो जनजातियाँ थी, वो रामोसी हो या चाहे कोल हो, भील हो, अहोम हो या सन्यासी हो, फरेजी हो, सब ने अपना अपना क्षेत्र में इनकी नीतियों का विरोध किया। तो ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद।